गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और पहले वाला चैप्टर आप सबने याद भी कर लिया होगा और उसका टेस्ट भी मैं डाल चुकी हूँ। कैसा रहा आपका टेस्ट मुझे बताइएगा। तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संघवाद। सेकंड चैप्टर 10th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति की बुक में से संघवाद नाम का दूसरा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं आज। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों में विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा आज की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत प्रचलन में है। इसे ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी कहते हैं कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ शक्तियों का बंटवारा। तो इस अध्याय में हम सत्ता के इसी रूप पर विचार करेंगे, सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे के ऊपर विचार करेंगे। आमतौर पर इसे संघवाद भी कहते हैं। तो इससे एक ही लोकतंत्र व्यवस्था में अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। तो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत में संघवाद किस प्रकार से स्थापित किया गया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, और बाद में हमने पढ़ना है लास्ट में इस चैप्टर के कि भारतीय संघवाद में एक तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन का भी उद्भव हुआ है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इस दौरान हम भारत की भाषा नीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चले आइए पढ़ते हैं संघवाद के बारे में। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमने बेल्जियम और श्रीलंका के संविधान के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि बेल्जियम में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बेल्जियम में प्रांत तो पहले भी थे, शक्तियां पहले भी दी गई थी, लेकिन पहले वो शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन थी। राज्यों के पास अपनी कोई शक्ति नहीं थी। केंद्र चाहे तो उनको शक्तियों का इस्तेमाल करने देता था, ना चाहे तो नहीं देता था इस्तेमाल करने के लिए। तो 1993 में जब संशोधन किया गया उनके संविधान में, बेल्जियम के संविधान में, तो केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। लिख दिया गया कि ये प्रांतों की शक्तियां हैं और ये केंद्र की शक्तियां हैं। तो इस तरह से जब शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। तो बेल्जियम में तो संघवाद को अपना लिया। दूसरी तरफ हमने श्रीलंका का उदाहरण भी पढ़ा था। श्रीलंका में संघवाद को नहीं अपनाया गया, इसलिए तो तमिल लोग वहां पर आज भी नाराज हैं और एक संघीय आदर्श संघीय व्यवस्था की मांग करते रहते हैं। अब आगे हमने देखना है कि संघात्मक शासन क्या होता है, क्या अर्थ है संघात्मक शासन का। जब सभी शक्तियां केंद्र और राज्यों में बांट दी जाती हैं तो उस तरह की व्यवस्था को संघात्मक शासन कहते हैं। इसमें केंद्र की अपनी अलग शक्तियां होती हैं, राज्यों की अपनी अलग शक्तियां होती हैं और वो एक ही इकाई में रहते हुए कार्य करते हैं। केंद्र आमतौर पर राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता। इस तरह के व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। कई बार इसे संघीय शासन भी कहा जाता है। दूसरी तरफ एक होती है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था क्या है? जब सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, वह अपनी इकाइयों को शक्तियां दे देता है केंद्र, लेकिन वो सारी उन शक्तियों का प्रयोग केंद्र के अधीन रहते हुए करती हैं। अर्थात हर एक बात पर उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इस तरह का शासन होता है एकात्मक शासन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि संघात्मक शासन से क्या अभिप्राय है, एकात्मक शासन से क्या अभिप्राय है, या फिर दोनों में अंतर बताना भी आ जाता है। संघात्मक शासन जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है राज्य और केंद्र में, और एकात्मक शासन जिसमें सभी शक्तियां एक ही केंद्र के पास होती हैं। ये मोटे तौर पर इनमें अंतर है। एकात्मक नाम से ही लग रहा है, दिख रहा है हमें, एक ही केंद्र के पास सारी शक्तियां, और संघात्मक जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है।
आई होप समझ गए होंगे एकात्मक और संघात्मक शासन क्या होता है। तो आगे हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। संघात्मक शासन की क्या विशेषताएं हैं। संघात्मक शासन, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है तो कौन मानेगा, कैसे मानेगा, कितने स्तरों पर शक्तियों का बंटवारा किया जाए। आपने देखा होगा कि ज्यादातर राज्यों में शक्तियों के बंटवारे के दो स्तर होते हैं, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। तो पहली विशेषता तो ये है कि दो या दो से अधिक स्तरों पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे भारत में भी एक भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, और एक जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों की अपनी अपनी अलग सरकारें भी हैं जो लोकल लेवल पर, जो अपने अपने राज्य में प्रशासनिक कार्यों को और कानून व्यवस्था को देखती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दो या दो से अधिक स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। सेकंड पॉइंट, दोनों ही प्रकार की सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, दोनों ही सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जैसे केंद्र सरकार को बनाने वाले भी हम ही नागरिक हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम ही वोट देते हैं, और राज्य सरकार को चलाने वाले भी हम ही नागरिक हैं। जैसे कोरोना के टाइम में ही देख लीजिए, कोरोना डिजीज के टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जो गाइडलाइंस देता है वो भी हमें देता है, हम सब उसको फॉलो करते हैं, और हरियाणा सरकार जो हमें गाइडलाइंस देती है वो भी हमारे लिए ही है। तो दूसरा पॉइंट है कि दोनों प्रकार की सरकारें, दोनों स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन करों की अदायगी में, करों को प्राप्त करने में और प्रशासन को चलाने में दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। अब मैं छोटा सा एक पॉइंट बता दूं कि अधिकार क्षेत्र क्या होता है। अधिकार क्षेत्र एक ऐसा दायरा जिसमें किसी का अपना कानूनी अधिकार होता है, वैधानिक अधिकार होता है। जैसे आप कभी बाहर गए हो, राज्य से बाहर गए होगे, तो आपने देखा होगा कि एक टोल होता है, राज्य से बाहर आप जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल खड़े होते हैं, ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, और उनसे वो कुछ फीस लेते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की, जिससे कि उनके वित्तीय धन वहां से राज्य को आता रहता है। अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट, एक ही नागरिक समूह पर दोनों स्तर की सरकारें राज्य करती हैं, शासन करती हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा, इस तरह की व्यवस्था में, संघवाद की व्यवस्था में लिखित संविधान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखित संविधान ही राज्य और सरकारों को अपने अधिकारों की गारंटी देता है। नहीं तो अगर लिखित में नहीं होगा तो आपस में आए दिन टकराव होता रहेगा और कोई मानेगा ही नहीं बात को। तो तीसरी विशेषता क्या है संघवाद की? लिखित संविधान का होना, क्योंकि लिखित संविधान ही राज्य और केंद्र दोनों को अपने अपने अधिकारों को पूरा करने की, लेने की गारंटी देता है। अब हमारा आता है चौथा पॉइंट, मौलिक, हाँ, संविधान के जो भी मौलिक प्रावधान है, संविधान के जो मौलिक प्रावधान है उनको कोई भी एक स्तर की सरकार बदल नहीं सकती। तो जो इस तरह के जो हमारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो मौलिक प्रावधानों में आता है। अगर इस बंटवारे को बदलना है तो या तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी अनुमति लेनी पड़ती है। हमारा चौथा पॉइंट है कि संविधान के मौलिक अधिकारों को कोई भी एक स्तर की सरकार बदल नहीं सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी जरूरी है। संघवाद की पांचवी विशेषता है कि संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। क्योंकि शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो हो सकता है कि कई बार केंद्र और राज्यों में आपस में किसी बात को लेकर के, किसी शक्ति को लेकर के आपस में झगड़ा हो जाए, तो उसका निपटारा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है।
न्यायपालिका डिसाइड करती है कि ये केंद्र सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है। तो हमारा 5वां पॉइंट था, संघवाद की विशेषता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी है। अब आता हमारा 6वां पॉइंट, वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्यों को भी अपने कर प्राप्त करने की या अपने इस तरह से कुछ ना कुछ अपने राज्य को चलाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की, वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान भी किया जाता है, जिससे कि वो अपने राज्य की सरकारों को सुचारू रूप से चला सके। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें 7वां पॉइंट कि इसका संघवाद को स्थापित करने का दोहरा उद्देश्य है। एक तो केंद्र को शक्तियां दी गई हैं जिससे कि देश की एकता और अखंडता बनी रही, उसके साथ साथ राज्यों को भी शक्तियां दी गई हैं जिससे कि वो अपने सांस्कृतिक और विविधता को बनाए रख सके। तो इस तरह से संघवाद को स्थापित करने के दोहरे उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्य हैं। तो अब हमने ये विशेषताएं पढ़ ली हैं संघवाद की। मोटे तौर पर मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपको। पहली बात, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। दूसरी बात, इसमें लिखित संविधान का होना जरूरी है जिससे कि लोग गारंटी बनी रहे। तीसरी बात, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। चौथी बात, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। 5वां, मौलिक प्रावधानों में कोई भी एक सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। और 6वां, वित्तीय स्वायत्तता के मामले में भी राज्यों को भी स्वायत्तता प्रदान की गई है। और 7वां पॉइंट है इसमें कि इसमें दोहरा फायदा है। एक तो देश की एकता बनी रहती है, दूसरी तरफ जो राज्य हैं जिनकी अपनी अलग अलग विविधता है, अपनी संस्कृति है, वो भी अपना बनाए रखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और करवा देती हूँ इसमें कि गठन संघवाद के चालू रखने के लिए, कि संघवाद हमारा सही सुचारू रूप से कार्य करता रहे, ये कैसे संभव है। पहली, इसके लिए भी 2 बातें जरूरी हैं। पहली बात तो इसका गठन सबकी सहमति पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार अपने अपना बैठ के और उसके सारे कानून बना दे, राज्य भी सहमत होने चाहिए उन नियमों पे। और दूसरी बात, आपसी भरोसा होना चाहिए। तो संघवाद तभी सुचारू रूप से चलेगा जब आपसी भरोसा होगा और सभी की राय से जो विशेषताएं हैं जो बनेंगी इसकी, वो सभी की राय से बनेंगी, तभी संघवाद सुचारू रूप से चलेगा। अब संघवाद भी 2 तरीके होते हैं, 2 तरह का संघवाद होता है। वैसे तो प्रत्येक देश की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार संघीय व्यवस्थाओं का अपनाया जाता है। किसी देश की पृष्ठभूमि कैसी है, जैसे भारत की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि हमारा देश बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो एकदम से उन इकाइयों को सारी शक्तियां देना संभव नहीं था, क्योंकि हो सकता था कि देश फिर से टुकड़ों में बट जाए। तो इसलिए हमने इस तरह का संघवाद अपनाया कि हमारा केंद्र मजबूत किया हमने। तो इस तरह से संघवाद को अपनाना भी किसी देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। जैसे 2 तरह का संघवाद होता है मोटे तौर पर। एक तो साथ आकर रहने वाला संघवाद। साथ आकर मतलब कि जैसे स्वतंत्र राज्य हैं वो अपनी मर्जी से साथ आते हैं, अपनी संप्रभुता के साथ आते हैं और वहां पर वो एक संप्रभु राष्ट्र के अधीन अपना साथ में काम करते हैं। इस तरह के संघवाद में केंद्र और राज्यों की शक्तियां बराबर होती हैं, कई बार तो राज्यों की शक्तियां इसमें ज्यादा होती हैं। इस तरह के संघवाद के उदाहरण हैं ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ आकर रहने का वाला संघवाद। और दूसरी तरफ का एक संघवाद होता है साथ रहकर चलने वाला संघवाद। देखो अंतर है इसमें, एक तो साथ आकर रहने वाला, मर्जी से आए हैं, स्ट्रॉन्ग है, और एक है साथ रहकर चलने वाला संघवाद। साथ आकर चलने वाले संघवाद के उदाहरण है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। और साथ रहकर चलने वाले संघवाद के उदाहरण है भारत और बेल्जियम। साथ रहकर चलने का मतलब ये है कि इकाइयां हैं, उनके पास उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं हैं, वो भी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो कर रही हैं, लेकिन उसमें मजबूत कौन है? केंद्र सरकार उसमें
ज्यादा मजबूत है। तो इस तरह से दो प्रकार का संघवाद हमने पढ़ा, एक साथ आकर चलने वाला संघ और एक साथ रहकर चलने वाला संघ। कई बार एक नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि साथ आकर चलने वाले संघ में के कौन कौन से देश लागू करते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया आप बता सकते हैं, और साथ रहकर चलने वाले संघ में आप भारत और इसमें बेल्जियम के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा संघवाद की विशेषताएं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और कल के संघवाद में, कल की चैप्टर में, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की संघात्मक व्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।